अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल स्टूडेंट मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे हम, उसके हमने 2 हिस्से कर लिए, यानी पहला और दूसरा पार्ट समझ ले कर लिया। लिमिट ऑफ द फंक्शन एक्सटेंड्स टू 1 और लिमिट ऑफ द फंक्शन एक्सटेंड्स टू 2 हम सॉल्व कर चुके। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का आप सेकंड पार्ट समझ लें, उसकी वीडियो बना रहे हैं। लिमिट ऑफ द फंक्शन एक्सटेंड्स टू 3 के बारे में मालूम करना है और लिमिट ऑफ द फंक्शन एक्सटेंड्स टू 4 जिनको हमने सर्किल किया है। नीचे फंक्शन गिवंस हैं और उनकी जो डोमेन वैल्यूज़ हैं यानी एक्स की वैल्यूज़ वो भी यहाँ पर उनकी रेंजेस गिवन है। और इसमें फिर जो हमने ग्राफ के ज़रिए भी एक्सप्लेनेशन दी थी, याद होगा आप जिन्होंने पार्ट 1 इसका देखा है, कि क्यों कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है फंक्शन की और कब एग्जिस्ट नहीं करती। और यहाँ से फिर हमने कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन के कॉन्सेप्ट को जनरेट किया था। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ एक्स, इसको सॉल्व करने वाले हैं। लिमिट ऑफ द फंक्शन बताएंगे टेंड्स टू 3 पर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ये क्वेश्चन था। ये आपके सामने आ गया होगा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये हमें मालूम करना है लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट और नॉट। क्वेश्चन ये है, ये जो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ एक्स, ये बताना है कि ये एग्जिस्ट और नॉट। हम पहले ही कॉन्सेप्ट डेवलप कर चुके हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन जब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो। बाकी सारे कॉन्सेप्ट जनरेट हो चुके हैं, तो पार्ट 2 में हम इसको क्वेश्चन को लेके बढ़ रहे हैं आगे। तो हमें तो जब भी हमें लिमिट मालूम करनी होती है किसी भी फंक्शन की, तो हमें उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती है और राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है। तो एक तरफ हेडिंग डाल लें स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट, और दूसरी तरफ हेडिंग डाल लें राइट हैंड लिमिट। याद रहे कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एक्स टेंड्स टू 3 है, याद रहे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स की वैल्यू लेस देन 3 लेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3 लेंगे, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 है। उसके बाद देखिए क्या होगा स्टूडेंट, जब इतनी बात हमने जनरेट कर ली, अब होगा ये कि यहाँ आपने लिखना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 और उसके बाद फंक्शन है, जाहिर सी बात है लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 और 3 के ऊपर जो है माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम जानते हैं कि माइनस लगाते हैं। और यहाँ पे फिर आपको जो है वो फंक्शन जो है वो देखना होगा कि कौन सा इस्तेमाल होगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 ऑफ द फंक्शन कौन सी वाली होगी, या 2x + 1 फंक्शन आएगा यहाँ पर, या x - 7 आएगा, या x आएगा, क्योंकि फंक्शन जो है ये 3 क्लासेस में लिखे गए हैं। इसका पता चलेगा इससे x लेस देन 3 जो लिखा हुआ है। अब आप गौर से देखें कि यहाँ पर कौन सी x की वैल्यू रेंजेस हैं जिसमें x लेस देन 3 आएगा। अगर आप सेकंड वाला देखें x - 7, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 4 है, यानी 4 से छोटी वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि इस रेंज के अंदर 3 आ जाएगा। तो आपने ये वाला फंक्शन पिक करना है x - 7, तो x - 7 पिक करेंगे। इस तरह पता चलता है, समझ रहे हैं बात को। अगर आपकी समझ में ये चीज़ नहीं आई तो आप यहाँ से समझ लें, जब राइट हैंड लिमिट हम लेंगे तो उसके लिए x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी। फिर दोबारा चेक करेंगे कि यहाँ पर जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये तो आप जानते ही हैं एक्स टेंड्स टू 3 लिखेंगे, लेकिन राइट हैंड के लिए 3 के ऊपर प्लस साइन डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ इन तीनों में से कोई एक फंक्शन लिखा जाएगा, पहला, दूसरा या तीसरा। तो ये कैसे पता चलेगा तो स्टूडेंट इसका पता चलेगा कि x ग्रेटर देन 3 वैल्यूज़ कहाँ आ रही हैं। गौर से देखें, यहाँ पर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है पहले वाले में, दूसरे वाले में x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, और तीसरे वाले में x की वैल्यू 4 से ग्रेटर है। इसका मतलब है सेकंड ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पर जो है x - 7 ही आएगा। तो x ग्रेटर देन 3, तो जाहिर है ये जो रेंज है सेकंड, इसमें x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है और 4 से छोटी है, तो इस रेंज में 3 आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 आया भी हुआ है। समझ रहे हैं बात को, तो ये इस्तेमाल करेंगे। अब आप जस्ट यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट कर दें। अप्लाइंग लिमिट के अंदर होगा ये कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 लगा दें, लिमिट की वैल्यू लगा दें।
तो ये देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 माइनस 7, 3 में से 7 गया तो स्टूडेंट सब जानते हैं माइनस का 4 आएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकाल ली -4। राइट हैंड लिमिट में फिर यहाँ पे x की जगह जाहिर है आपने लिमिट की वैल्यू पुट करनी है, 3 पुट कर दीजिए। तो 3 माइनस 7, 3 में से 7 गया तो क्या आया -4। तो राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई, -4 ही हासिल हो गई। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट वैल्यू जो कि -4 के इक्वल आई है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम जानते हैं सब कि क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। फंक्शन कंटिन्यू होगा, डिसकंटिन्यू नहीं होगा। लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट ये लिखना होगा। थस लिमिट इसको और बेहतर तरीके से लिख दें, लिमिट x टेंड्स टू 3 fx एक्सिस्ट। जवाब खत्म हो गया। अब इसको डीप में जाके समझना चाहते हैं तो आइए फिर एक ग्राफ जो हमने पहले बनाया था पिछले पार्ट 1 में, उसी तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कि ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट कर रही है। आइए स्टूडेंट, जो स्टूडेंट देखें यहाँ पर तवज्जो रही है, ग्राफ हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया, बनाया भी, लेकिन जो न्यू कमर्स स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछला पार्ट नहीं देखा उनके लिए फिर थोड़ा हल्का सा रिवाइज में करते हुए चलता हूँ आगे। हम इसको फोकस करना है x माइनस 7 को, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने इसी की लिमिट निकाली है। x टेंड्स टू, इसको फोकस करना है नीचे वाले फंक्शन को। x माइनस 7 सही, ये आपके सामने देखिए। ये हम जानते हैं कि जो x माइनस 7 लिखा हुआ है दिस इज fx। ये कौन है? ये फंक्शन है fx, x माइनस 7। ये भी हम जानते हैं जो फंक्शन होता है fx दैट इज एक्चुअली y। कहते नहीं y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो fx को y को ही fx कहा जाता है। तो एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके आप y की वैल्यूज लेकर आते हैं, ऑर्डर पेयर बनाते हैं और फिर उसकी प्लॉटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 के लिए जो वैल्यूज़ थी वो थी 2, 3 एंड 4। यहाँ पर x की जो वैल्यूज़ है डोमेन रेंज दी हुई है 2, 3 और 4। अभी क्वेश्चन के आगाज़ में आपने देखा था लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 2, 3 एंड 4, ये रेंजेस की मान है उसके अंदर। पार्ट 1 में हम तफसील से बात कर चुके हैं। 2, 3, 4 x की वैल्यूज़ हैं। अब x की वैल्यूज़ यहाँ 1 बाय 1 पुट करें इस इक्वेशन में और y की वैल्यूज़ निकाल लें। तो y इज इक्वल टू, अगर यहाँ x की जगह 2 पुट करें, 2 में से 7 गया तो -5 आ जाएगा। तो पहला ऑर्डर पेयर बनेगा 2 माइनस 5। फिर इस तरह से x की जगह ये वैल्यू 3 पुट करें तो 3 में से 7 गया -4। तो दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा 3 पर -4। इस तरह x की वैल्यू 4 पुट करें, 4 में से 7 गया तो -3। तो इस तरह से थर्ड ऑर्डर पे बन जाएगा 4x की वैल्यू पर y की वैल्यू -3। फिर इनको प्लॉट भी हमने कर लिया था। x की वैल्यू 2 पर -5, देखिए ये आया था पॉइंट। x की वैल्यू 2, ये 1, 2 गए और -5 के लिए नीचे आ गए। दिस वाज द पॉइंट 2 -5। फिर उसके बाद 3 -4 था, x की वैल्यू 3 के लिए 3 पर आए और फिर y के लिए -4 नीचे गए। ये पॉइंट आ गया था, ये प्लॉटिंग कर चुके थे हम पार्ट 1 में। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर 4 -3, तो x के लिए 4 और y के लिए -3 आ गया था। फिर इनको मिला दिया था, ये ग्राफ बन गया fx इज इक्वल टू x माइनस 7। अब हमें क्या करना था, लिमिट चेक करनी थी किस पर, x की किस वैल्यू पर। फंक्शन की जो लिमिट है वो है 3, ये दिया हुआ है ना यहाँ पे, गौर से देखें। ये x टेंस टू 3 है, ये लिमिट है x टेंस टू 3। तो ये x इज इक्वल टू 3 पे आपको एक्चुअली चेकिंग करनी थी। समझ रहे हैं बात को कि फंक्शन इस पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा।
तो x इज इक्वल टू 3 को चेक करना था, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो x इज इक्वल टू 3 और इस पर चेकिंग होगी। याद रहे कि जब आपने x की वैल्यू 2 ली तो उस पर y की वैल्यू -5 आई। अगर मैं इससे यहाँ से नीचे चला जाऊँ तो ये आ गई 2 पर -5। फिर x की वैल्यू 3 ली तो उस पर y की वैल्यू -4 आई, ये आ गई 3 -4। फिर उसके बाद 4 ली तो उस पर -3 आई, ये आ गई 4 -3। अब x इज इक्वल टू 3 पे क्या फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, तो अगर आप गौर से देखेंगे जब हमने इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई की थी और फिर राइट हैंड लिमिट अप्लाई की तो दोनों का जवाब क्या आया था, सेम आया था। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जवाब भी सेम आया था और राइट हैंड लिमिट का जवाब भी सेम। क्या आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट का जवाब आया था -4, क्या आया था -4, और राइट हैंड लिमिट का जवाब भी क्या है -4। इसका मतलब लेफ्ट साइड से जब आ रहे होंगे x3 पर तो उस पर y की वैल्यू -4 है, और जब राइट साइड से आप आ रहे होंगे 3 पर, पहले आप लेफ्ट साइड से 3 पर आए, लेफ्ट हैंड लिमिट -4, फिर राइट साइड से आप इसी 3 पर आए, राइट हैंड लिमिट -4, तो दोनों इक्वल निकली, यानी दोनों वैल्यूज इक्वल निकली और किसी किस्म का डिसकनेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट हासिल हुआ है, y की जो वैल्यूज आई हैं -4, लेफ्ट और राइट दोनों पर सेम है और किसी किस्म का डिसकनेक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो लिमिट ऑफ द फंक्शन एक्सिस्ट करती है। अगर यहाँ पे ब्रेक आ जाता किसी भी किस्म का ग्राफ में तो फिर फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती और हम ये कहते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट दिस लिमिट, इस लिमिट की वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और यही कॉन्सेप्ट जो है कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन के हवाले से हमने पार्ट 1 में भी जनरेट करके समझाने की कोशिश की थी। अच्छा, उसके बाद जो आखिरी पार्ट है आई थिंक उसके अंदर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक मौका फिर है उन तलबा के लिए जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी कि अब चौथा और आखिरी पार्ट बचा है इसका, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखें स्टूडेंट कैसे सॉल्व होगा। जी स्टूडेंट, ये देख लीजिए, इस क्वेश्चन की तरफ हम दोबारा आ गए हैं, लेकिन इस दफ़ा हेडिंग चेंज हो गई है। ये क्वेश्चन चेंज है इस तरह से कि लिमिट x टेंड्स टू 4 है। इस पर फंक्शन की लिमिट को जो है हमें चेक करना है, लिमिट ऑफ द फंक्शन, कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। क्वेश्चन सॉल्व करने का कायदा वही है कि इस वैल्यू x इज इक्वल टू 4 पे हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर राइट हैंड लिमिट, और अगर इक्वल आती हैं तो एग्जिस्ट करता है, नहीं आती तो एग्जिस्ट नहीं करता। और क्यों नहीं करता फिर उसको ग्राफ के ज़रिए भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए स्टूडेंट हेडिंग डाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पे क्या होगा, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x की वैल्यू लेस देन 4 ली जाएगी और राइट हैंड लिमिट के लिए x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 ली जाएगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। और x इज इक्वल टू 4 पे ये चेकिंग हो रही है। इस पर जिस तरह पिछले सवाल में x इज इक्वल टू 3 पर हो रही थी, तो ये x इज इक्वल टू 4 पे चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x टेंड्स टू 4 क्या करना होगा वो आप जानते हैं। यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 4, फिर फंक्शन लिख दीजिए f(x) इज इक्वल टू करके भी बाज़ लोग लिखते हैं, बाज़ जो है डायरेक्ट लिख देते हैं कि x टेंड्स टू 4 और x है लेस देन 4। तो अब यहाँ कौन सा फंक्शन आएगा, 2x प्लस 1 आएगा या x माइनस 7 आएगा या x आएगा। इसका इन्हिसार इस पर होगा कि x की वैल्यू लेस देन 4 कहाँ पर है। तो यहाँ गौर से देखें सेकंड पार्ट पे, ये जो है इस पर गौर से देखिए, x इक्वल टू एंड लेस देन 4 यहाँ आ रहा है, ये x लेस देन 4, इसका मतलब है x माइनस 7 लेंगे। समझ रहे हैं, ये फंक्शन लिया जाएगा। अब यहाँ आ जाए, और एक चीज़ और याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 4 के ऊपर माइनस साइन लगा देते हैं, ये तो पता है। ओके, राइट हैंड लिमिट निकालें, तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपने लिमिट लिखा,
फिर x टेंस टू 4 लिखेंगे और राइट हैंड के लिए क्या करते हैं, 4 के ऊपर प्लस साइन लगा देंगे और लिखेंगे x ग्रेटर देन 4। तो देखें ग्रेटर देन 4 कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से पता चल रहा है x इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 4। यहाँ देखें x ग्रेटर देन 4 है, तो कौन सा फंक्शन आएगा, x आएगा। तो यहाँ पर जस्ट x लिख देंगे, दैट्स इट। आप चाहें तो बीच में लाइन डाल दें, पिछले पार्ट में भी कर सकते थे काम। उसके बाद अप्लाइंग लिमिट होगा अगला प्रोसेस, उसके अंदर x की वैल्यू फीड कर देंगे, तो ये आ जाएगा x की जगह 4 माइनस 7। जब लिमिट अप्लाई कर दें तो फिर लिमिट नहीं लिखना, LIM नहीं लिखिएगा। 4 में से 7 गया तो स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ पे -3। ओके, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकाल ली। राइट हैंड लिमिट निकालें फंक्शन की, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाइंग लिमिट। x की जगह यहाँ क्या पुट कर देंगे, 4 जो लिमिट है पुट कर दीजिए, तो ज़ाहिर है जस्ट 4 पुट हो जाएगा और लिमिट हट जाएगी। तो ये आ गया राइट हैंड लिमिट। आसान लफ्ज़ों में ये लेफ्ट हैंड लिमिट और दिस इज़ राइट हैंड लिमिट। क्या दोनों लिमिट सेम आई हैं, नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के सेम नहीं आई है। इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। क्या मतलब है स्टूडेंट इसका, कि लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं फ्रॉम थ्योरी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर बराबर ना है राइट हैंड लिमिट के, तो इसका मतलब ये होता है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। या आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 4 ऑफ द फंक्शन does not exist, that's it। ग्राफिकली समझते हैं कि क्यों एग्जिस्ट नहीं करती आई है इसका, लेकिन याद रखिएगा कि इसके अंदर दो फंक्शंस अलग अलग हैं, एक x-7 है और एक x है, यानी दूसरा और तीसरा हिस्सा। इनके ग्राफ पर गौर करना पड़ेगा सिर्फ। आए जी स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर देखें x-7 वाला ग्राफ तो प्लॉट करके हमने देख लिया, चेक भी कर लिया। अब हमें जो है दूसरा एक और ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा f(x) फंक्शन x का। कैसे, आइए उसको प्लॉट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 4 और फंक्शन है यहाँ पे x। ये जो x लिखा हुआ है दिस इज द f(x), ये वैल्यू ऑफ f(x) है, फंक्शन की वैल्यू। ये फंक्शन है हमारा x, तीसरा और आखिरी फंक्शन, और इसको y से भी शो किया जा सकता है। अब यहाँ की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके y की डिफरेंट वैल्यूज़ ला के आप इस फंक्शन की प्लॉटिंग कर सकते हैं। x की वैल्यूज़ क्या हैं इसमें, तो अब आप क्वेश्चन की तरफ चले जाएं। x की वैल्यूज़ यहाँ थी 3, 4, 5 और 6 क्या हैं, 4, 5 और 6। ऊपर क्वेश्चन में हमने बताया मेंशन करके x के साथ 4, 5 और 6 वैल्यूज़ हैं, क्योंकि x 4 के बराबर और उससे बड़ा है, 6 और x 6 के बराबर और उससे छोटा है, तो 4, 6 के साथ बीच में 5 भी आएगा। अब यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करें, यहाँ इसकी जगह x की जगह x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 ही आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 ही आ जाएगी। x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6 ही आ जाएगी। इसका मतलब है पहला ऑर्डर पेयर 4,4 बनेगा, दूसरा ऑर्डर पेयर 5,5 बनेगा, तीसरा ऑर्डर पेयर 6,6 बनेगा। आइए इसको प्लॉट करते हैं। तो 4,4 को प्लॉट करके दिखा सकते हैं आप, कहाँ आएगा, और से देख x के लिए 4 गए और y के लिए 4 गए, यहीं से ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए ये प्लॉटिंग तो हम सीखते चले आए हैं ना, ये आ गया x के लिए 4 यहाँ आए और y के लिए 4 ऊपर गए, नहीं ये पॉइंट आ गया 4,4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, सही है। फिर क्या है 5,5, तो यहाँ से 5 तक जाना पड़ेगा, x की जगह 5, और उसके लिए ऊपर भी 5 तक आना पड़ेगा, तो यहाँ कहीं होगा ये। और ये 5 की लाइन आ रही है, नहीं समझे बात को, यहाँ आ गया पॉइंट, तो ये आ गया 5,5।
इसमें एक पॉइंट और है 6,6, तो मैं इसको मेंशन कर दूं पहले। 6,6 कहाँ पर होगा, इसके ऊपर एक, अगर हम थोड़ा सा एक यूनिट और ले लें 6, और यहाँ भी एक यूनिट और ले लें स्टूडेंट 6, तो प्लॉटिंग करने में आसानी हो जाएगी। तो 6,6 यहाँ होगा, 6 की लाइन पकड़ लो, वहाँ से भी 6 की लाइन पकड़ लें, यहाँ से। ये आपने एग्ज़ाम में ये सारी पंचायत नहीं करनी, इम्तिहान वो तो ख़त्म हो गया, क्वेश्चन वही आंसर आ गया कि फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट जो है वो करता है या नहीं करता, उसमें हम पहले ही बात कर चुके हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पे तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों ऐसा है। 4 एग्जिस्ट नहीं करता है, उसकी वजह जान रहे हैं क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। फिर इसको मिला दीजिए, जब आप इसे मिलाएंगे तो कुछ इस तरह की सिचुएशन मिल जाएगी। और से देख, ये मैंने मिला दिया। अब चेक किस पे करना था, लिमिट क्या थी, 4 थी, ये है वो x इज इक्वल टू 4, इस पे चेक करना। अब आप गौर से देखें, ये जो लिमिट x इज, यही है ना x इज इक्वल टू 4 लिमिट, इस पे चेकिंग करनी है। किस पे, एट x इज इक्वल टू 4 पे, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है फंक्शन की या नहीं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले 4 पर y की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू क्या आई है, 4 ही आई है, ऐसे ही था। x इज इक्वल टू 4 पे 4, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है, 4 आई थी। लेफ्ट हैंड लिमिट -3 आई है, सॉरी, ये तो राइट हैंड लिमिट है। ये क्या निकाली थी हमने, राइट हैंड लिमिट निकाली थी, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 4। ये कौन सी लिमिट है स्टूडेंट्स, दिस इज राइट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर है, जब हम लेफ्ट से गए थे ना, जब लेफ्ट से 4 पर गए थे तो यहाँ पर -3 आई थी, याद करें। y इज इक्वल टू एफ एक्स और लेफ्ट हैंड लिमिट -3 आई थी। और राइट हैंड लिमिट, उसके लिए हम राइट से गए थे x टेंस टू 4 पर, तो उसके लिए फिर लिमिट जो फंक्शन की आई थी वो राइट हैंड लिमिट वो 4 आई थी। तो क्या दोनों लिमिट सेम है, तो जवाब है नहीं, दोनों लिमिट सेम नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -3 थी और राइट हैंड लिमिट 4। तो इसका मतलब ये होगा कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। उसकी वजह यह है कि गौर से देखें, ये फंक्शन एफ एक्स चला है, x-7 यहाँ तक पहुँचा, और उसके बाद फिर x इज इक्वल टू 4 पे ब्रेकिंग आ गई। कितनी बड़ी ब्रेकिंग आई है, गौर से देखें ज़रा इस बात को, भाई इसी को समझना है। ये आपको ब्रेकिंग नज़र आ रही होगी, x इज इक्वल टू 4 पे फंक्शन टूट गया। ये 3 पॉइंट हासिल हो गए, नीचे ऊपर भी 3 पॉइंट आ रहे हैं, लेकिन बीच में क्या है, गैप आ गया बहुत बड़ा, फंक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। क्योंकि फंक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, x इज इक्वल टू 4 पर इस लिमिट वैल्यू पे डिस्कनेक्ट हो गया, तो इसलिए हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू 4 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो लिमिट x टेंस टू 4 पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, तो ये वजह है। तो अब पता चलता है कि कोई फंक्शन कब कॉन्टिन्यू होता है और कब डिसकॉन्टिन्यू होता है। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए लेफ्ट से आएँ या आप राइट से जाएं, फंक्शन टूटना नहीं चाहिए। और डिस्कनेक्ट कब होता है, जब आप लेफ्ट और राइट से आ रहे हो और फंक्शन ब्रेक हो जाए, उस लिमिट वैल्यू तक आते आते फंक्शन ब्रेक हो जाए, जुड़े नहीं, टूट कर आगे बढ़े, तो फिर हम ये कहते हैं फंक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। इज दैट क्लियर? देखिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक में एग्जाम में क्वेश्चन मिसाल आ रही है कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूस फंक्शन या डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन के हवाले से। अगर हम बात करें तो मिसाल के तौर पर हम एज की बात करें, ये छोटा बच्चा होता है, उसकी उम्र बढ़ रही है, नहीं, एज इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के लिहाज से जो एज बढ़ती चली जा रही है। तो एक दिन गुजरता है, एज एक दिन बढ़ जाती है, 2 दिन गुजरते हैं, एज या उम्र 2 दिन बढ़ जाती है, 1 सेकंड गुजरता है, एज 1 सेकंड बढ़ जाती है, 1 मिली सेकंड का टाइम गुजरता है, एज 1 मिली सेकंड बढ़ जाती है, 1 नैनो सेकंड का टाइम बढ़ता है, एज 1 नैनो सेकंड बढ़ जाती है। जितने भी आप जो ना छोड़े 1 पिको सेकंड,
का टाइम बढ़ता है तो उम्र किसी भी शख्स की 1 पिकोसेकंड बढ़ जाती है। तो आपने गौर किया कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी है, तसलसल है, इज दैट क्लियर, जो चल रहा है, तो इसको आप कॉन्टिन्यूस फंक्शन का नाम दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप बात करें डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन के हवाले से, तो इसकी एक मिसाल जो मेरे ये मेरी अपनी इख्तिरा है, याद रखिएगा, अपनी ज़हनी इख्तिरा है, मिसाल समझाने के लिए मच्छर की भी दी जा सकती है समझाने के लिए, तो ताकि बात समझ में आ सके। ये जो हम मूवी देख रहे होते हैं, ये मूवी, तो मूवी पहले आई थी या फोटोग्राफ पहले आया था? पहले तस्वीर आई थी, पहले पिक्चर आई थी, मूवी बाद में आई है। होता है कि पहले फोटो कैमरा था, कैमरे के ज़रिए फ़ोटो ली जाती थी, जस्ट क्लिक किया तस्वीर आ गई। आपने यकीनन पुराने कैमरे देखे जब इजाद हुए थे। और फिर मूवी का ज़माना आया, गूंगी मूवियों का, जिसमें वो बोलती नहीं थी, आवाज़ नहीं थी, तो उसमें वही तस्वीर जो है ना, बार बार लेने के बाद तेज़ी के साथ उसको चला दिया जाता था, फ्रेम टू फ्रेम, फ्रेम, एक फ्रेम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। जब ये बहुत सारी तस्वीर एक साथ चला दी जाती थी, तो कोई शख्स है अगर वो मूव कर रहा है और उसकी बहुत सारी तस्वीरें चला दी जाएं, तो ऐसा लगता है कि वो हरकत करता हुआ जा रहा है। असल में वो जो मूवी होती है वो मोशन ऑफ द पिक्चर्स होती है, बहुत सारी पिक्चर्स की मोशन होती है, जिसे आज की ज़ुबान में हम फ्रेम बोलते हैं या की फ्रेम्स बोलते हैं कंप्यूटर की ज़ुबान में। इज दैट क्लियर? तो बहुत सारे की फ्रेम जब एक गिवन टाइम में तेज़ी के साथ दौड़ने लगते हैं तो क्या बन जाती है? मूवी बन जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट बनता है कि एक तस्वीर के बाद फिर दूसरी आएगी, दूसरी के बाद फिर तीसरी आएगी, तीसरी के बाद फिर चौथी आएगी। इज दैट क्लियर? तो हर दो तस्वीर के दरमियान क्या होगा? एक गैप तो होगा। इसलिए कहते हैं कि फंक्शन क्या है? डिसकॉन्टिन्यू। मुश्किल मिसाल हो गई। एक मिसाल मैं आपको और दूँ। एक शख्स से अंडे ख़रीदने आता है। जब वो अंडे ख़रीदेगा तो एक अंडा ख़रीदेगा या 2 अंडे ख़रीदेगा या 3 अंडे ख़रीदेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक डिसकॉन्टिन्यू फंक्शन मौजूद है। कैसे डिसकॉन्टिन्यू मौजूद है? जाहिर सी बात है, कोई भी शख्स एक अंडा ख़रीदेगा या 2, 1.5 अंडे तो नहीं ख़रीद सकता। 1.5 या 1.1 या 1.2 या 1.3, इस तरह से एक या अंडे नहीं ख़रीदे जा सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, फल ऐसे हैं जो कि तादाद के हिसाब से फ़रोख्त किए जाते हैं, वज़न के हिसाब से फ़रोख्त नहीं किए जाते। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ तादाद जो है, इससे पता चल, जहाँ कहीं तादाद आ जाती है, नंबर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं, वहाँ पे गैप आ जाता है। और गैप क्या करते हैं? नंबर्स को ब्रेक कर देते हैं। तो इससे एक डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। तो जहाँ कहीं भी तादाद के हवाले से फंक्शन होगा तो वो क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यू होगा। और जहाँ कहीं ये तादाद नहीं होगी, कॉन्टिन्यूटी होगी, तो उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस फंक्शन का नाम दे सकते हैं। समझ रहे बात को? तो अब आप अपने जहन में बहुत सारी मिसालें ला सकते हैं। याद रहे कि मेरी अपनी इख्तिरा है मिसालें समझाने के लिए, ताकि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी को समझा जा सके। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी, बस इतना काफ़ी हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम जो है यही डिस्कस करेंगे, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन को चेक करेंगे। कोई फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होता है और कब डिसकॉन्टिन्यूस होता है। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की 3 शराइत हैं, वो शर्तें क्या हैं वो डिस्कस करके फिर क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। लिखने बोलने में कोई गलती हो गई है तो आप यकीनन कमेंट की सूरत में इस्लाह किया करें। और आपका बहुत शुक्रिया, आप साथ साथ रहे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।